सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्परर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड, जो कि होने वाला एपिसोड नंबर 311 का पार्ट 2। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। शुक्रिया। शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, जू फेंग सभी के सामने ये दिखाता है की स्वेंगर और जू फेंग एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसे देख करके स्वेंगर को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, मगर लेकिन इसके बाद सभी लोग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए पैलेस के अंदर अपनी अपनी सीटों पर जाकर के बैठ जाते हैं। तभी एम्परर को भी पता चल जाता है कि सभी लोग आ चुके हैं। फिर वो भी अपनी सीट पे आकर के बैठ जाते हैं और सभी लोगों को अपनी बर्थडे सेरेमनी पे आने के लिए शुक्रिया करते हैं। जिसके बाद क्राउन प्रिंस अपने फादर के लिए गिफ्ट के तौर पर एक स्पेशल से सीनरी लाए होते हैं कि सीनरी को देख लू फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है। तो अब आगे। हाँ गाइस, इसके पिछले एपिसोड का लिंक वीडियो में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले जाकर के उसे देख लीजिए। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लू फेंग की बात सुनकर के और उसे इतनी ज्यादा हैरानी में देख क्राउन प्रिंस उससे कहते हैं कि बिल्कुल सही, यंग मास्टर टूबा की आंखें काफी ज्यादा अच्छी हैं। ये वास्तव में सीनियर की रेयर विरासतों में से ही एक है, लैंड्स ऑफ आवर नेशन। इधर उन लोगों की ये बात सुन और उस पेंटिंग को देख जू फेंग भी अपने मन में कहता है कि आखिर इस ब्रश वर्क में इतनी ज्यादा ग्रेट और खास बात क्या है। दूसरी ओर क्राउन प्रिंस कहता है हर कोई जानता है, चाहे वो क्वानरोंग एम्पायर हो या टियानियो एम्पायर, वेस्टलैंड छोटा सा और इनसिग्निफिकेंट छोटे से लिटिल किंगडम को होल्ड करता है। फिर भी 8 सेंचुरीज पहले उसी किंगडम में एक टैलेंट का जन्म हुआ था और न केवल उसकी पावर्स किंगडम से आगे निकल गईं, बल्कि वो सच में एक काफी बड़ा विद्वान भी था, जो कि पेंटिंग में काफी ज्यादा फैसिनेटेड था। उसके पास पेन और स्वॉर्ड की एक सच्ची एक्सीलेंस थी और उन्होंने अकेले ही 10 ग्रेट सेक्टों पर अपनी विजय हासिल की थी और सबसे ऊपर अनक्रेस्टेड नंबर 1 बने थे। और उन्हीं लेजेंड ने ये एक इनकम्पेरेबल मास्टरपीस बनाया था, द लैंड्स ऑफ आवर नेशन। और उन दोनों उन्होंने अपनी जमीन पर काफी ज्यादा उथल पुथल देखा, जिसके के बाद उन्होंने पेंटिंग के प्रति एक क्रेजी एम्बिशन को पैदा किया। और तब से कहा जाता है कि जो कोई भी ये पेंटिंग उसके वापस लाएगा, उसकी एक सबसे ज्यादा प्यारी इच्छा पूरी हो जाएगी, यहाँ तक कि उन्हें अपना नेशन एस्टेब्लिश करने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब इधर क्राउन प्रिंस की ये सारी बातें सुन करके लू फेंग भी गुस्से में अपने मन में सोचता है कि अगर लेजेंड की वो सारी बातें बिल्कुल सच है, तो इसका मतलब तो ये है कि टियानियो के पास जरूर ही उनका खुद का कोई डेडली वेपन मौजूद है। अगर नहीं, ये पेंटिंग अब तो हमें ही मिलनी चाहिए। तो इधर उस पेंटिंग को लेकर के लू फेंग ये सब सोच ही रहा होता है। तभी बीच में जू फेंग कहता है कि और हाइनेस, क्या आप मुझे बताएंगे कि अब डैन कियानसेन कहाँ पे है। तो इधर जू फेंग की ये बात सुन करके क्राउन प्रिंस थोड़ा शॉक हो जाता है और उसकी ओर मुड़ करके देखता है। फिर अपने मन में कहता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है। साथ ही फिर क्राउन प्रिंस थोड़ा झिझकते हुए जू फेंग से कहता है कि लोग कहते हैं कि सीनियर 8 सेंचुरीज से मिसिंग है, यहाँ तक कि अब तक किसी को भी उनका एक क्लू भी सेंस नहीं हुआ। तो अब ये बात सुन जू फेंग क्राउन प्रिंस से कहता है कि अगर आपको वो सही व्यक्ति ही नहीं मिल रहा है, तो अब आखिर उसकी इस पेंटिंग को देने का क्या ही फायदा है। तो इधर जू फेंग के मुंह से क्राउन प्रिंस की इतनी बेइज्जती सुन करके वहाँ पे बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं, जबकि लू फेंग भी ये देख अपने मन में कहता है कि हाँ, 8 सेंचुरीज पहले गायब हुआ कोई एक्सपर्ट ऐसे कैसे कभी सामने आ सकता है। तो इसका मतलब एंड में ये पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही है, जिसपे कि सिर्फ और सिर्फ कुछ इंक लगी हुई है और कुछ नहीं। तो फिर इस चीज से हमें कोई खतरा नहीं है। इधर दूसरी ओर क्राउन प्रिंस भी गुस्से में अपने मन में कहता है, फॉर गॉड्स सेक जू फेंग, तुमने मुझे फालतू में पछाड़ दिया है और मैंने तुम्हें जो कुछ भी खजाने दिए थे, वो तो ये सब देख करके ऐसा लग रहा है कि वो सब के सब तुम्हारे लिए मेरी तरफ से बिल्कुल मुफ्त में ही चले गए। तो अब इधर क्राउन प्रिंस जू फेंग को देख करके ये सब सोच रहा होता है कि तभी एम्परर उसको आवाज लगाते हुए कहते हैं कि क्राउन प्रिंस, मैं तुम्हारी अपने लोगों और अपने लैंड के प्रति गुड इंटेंशन को समझता हूँ। हालांकि लैंड को प्राप्त करने के लिए डिसरेप्यूटेबल तारीखों का यूज करना समय की कसौटी पर खड़ा नहीं उठेगा और तुम्हारी ये पेंटिंग में भी प्रैक्टिकली तौर पर इस समय यूज नहीं हो सकती है। अगर ये एक बेहद अच्छी आर्ट के तौर पर काम जरूर ला सकती है, इसलिए मैं इसे अपने लिए एक गिफ्ट के तौर पर एक्सेप्ट करता हूँ। तो अब इधर अपने फादर यानी कि एम्परर की ये बात सुन करके क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एम्परर को इंपीरियल फादर कहते हुए थैंक यू करता है। तभी एम्परर का सेकंड सन यानी कि सेकंड प्रिंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जल्दी से अपने बड़े भाई को पीछे करते हुए पहले तो एम्परर की तारीफ में 2 शब्द कहते हुए बोलता है कि मेरे इंपीरियल फादर, आप हमेशा समुद्र के समान संतुष्ट रहे और आपकी रूलिंग हमेशा माउंटेन्स की समान लंबी रहे। इतना कह करके सेकंड प्रिंस अपने पास से एक स्टोरेज रिंग निकालता है और एम्परर से आगे कहता है कि मेरा ये गिफ्ट मेरी एप्रिसिएशन
एफिशिएंसी और मेरी सिंसियरिटी को आपके लिए पेश करता है। इतना कह करके सेकंड प्रिंस अपने पास से उस स्टोरी रिंग में से एक चीज निकालता है और वो चीज कोई बड़ा सा भाले टाइप का वेपन होता है। उस वेपन को अपने हाथ में रख करके सेकंड प्रिंस बड़ा ही प्राउडली एम्परर से कहता है कि इंपीरियल फादर, ये हेवन पियर्सिंग क्लाउड हेलबर्ड 8th ग्रेड का एक स्पिरिचुअल वेपन है जो कि एक काफी रेयर खोज है। इसे आपके पास लाने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो अब इधर एम्परर सेकंड प्रिंस के हाथ में इतने बड़े एक स्पिरिचुअल वेपन को देख करके उनका मुंह कुछ अजीब सा बन जाता है और फिर वो सेकंड प्रिंस से कहते हैं कि बेटे ये जो भी कुछ हो, मगर लेकिन आखिर मेरा इस खिलौने से क्या लेना देना है? मेरे बच्चे, ये तो मेरे कोई काम नहीं आने का है। तो अब इधर एम्परर यानी कि अपने फादर से ऐसी बात सुनकर के सेकंड प्रिंस का तो भाई दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर वो डिप्रेशन में ही अपने मन में कहता है कि बेशक मैं इसे आपकी सुरक्षा के लिए लाया हूँ, मगर लेकिन इंपीरियल फादर आप हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ बड़े भाई की ही पक्ष लेते रहते हैं, लेकिन आप मेरी पक्ष कभी क्यों नहीं लेते हैं? तो अब अपने मन में इतना सोच लेने के बाद सेकंड प्रिंस एम्परर से कहता भी है कि इंपीरियल फादर, ये एक 8th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है और ये कम से कम बड़े भाई की उस बेकार सी पेंटिंग से तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो अब इधर अपने बेटे की ये बात सुनकर के एम्परर भी अपना सिर पकड़ते हुए उससे कहते हैं, ठीक है माय सन, मैं तुम्हारे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट तो करता हूँ, मगर लेकिन मैं इस चीज का यूज करने में बिल्कुल ही असमर्थ हूँ, इसलिए इस चीज को मैं आपको ही दे दूंगा और मुझे आशा है कि तुम्हारा ये गिफ्ट यानियों की रक्षा करने और उसके दुश्मनों के दिलों पर हमला करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा। तो अब इधर अपने फादर की ये बात सुनकर के क्राउन प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है, रुको इंपीरियल फादर, आपकी ये बातें मेरे गिफ्ट को ना एक्सेप्ट करने जैसी ही बिल्कुल सेम ही है। तो क्या इसका मतलब मेरा ये 8th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन बड़े भाई की उस पेंटिंग के मुकाबले बिल्कुल बेकार है? इसलिए इंपीरियल फादर इस चीज के ऊपर फिर से अपना विचार करें। तो सेकंड प्रिंस की ये बात सुन एम्परर कहते हैं कि यंग हेयर, तुम ये हमेशा याद रखना कि जो कुछ भी मैं तुम्हें देता हूँ वो तुम्हें हमेशा बिना किसी क्वेश्चन के एक्सेप्ट करना है, और जो चीज मैं तुम्हें नहीं देता उसे तुम कभी भी खुद से लेने की कोशिश मत करना। और ये बात मैं तुमसे बिल्कुल क्लियर तौर पे कह रहा हूँ। मैं इस बात की समझ आई ना? तो अब इधर एम्परर गुस्से में सेकंड प्रिंस को ये सब समझाते हुए कह रहे होते हैं। तभी इधर जू फेंग भी एम्परर के उस लुक को देख अपने मन में कहता है कि एम्परर के इस लुक से ये तो क्लियरली पता चल रहा है एम्परर उतना दयालु तो बिल्कुल भी नहीं है जितना कि वो दिखाई पड़ता है। तो गाइज अब इधर जू फेंग के इतना कहते ही फाइनली ये वाला एपिसोड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और मुझे लग रहा है कि आगे एपिसोड और भी ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहे हैं, मगर लेकिन अब आगे क्या होने वाला है उसे तो आप लोगों को इसके नेक्स्ट हफ्ते में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाले वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। शुक्रिया एंड मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।